नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका युवाओं पर केंद्रित उस खास पेशकश में जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो। भैया, युवाओं को तो बोलना ही पड़ेगा। जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी विषय हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर इस देश का युवा उन पर मौन चुप्पी रखेगा तो फिर कैसे काम चलेगा सर। और इसीलिए ये कार्यक्रम हम हर सप्ताह आपके लिए लेकर आते हैं और आपकी बड़ी अच्छी रिएक्शंस भी हमको मिलती हैं। और आज इस कार्यक्रम में फिर एक टीम है ऊर्जावान युवाओं की और इनके साथ हम बात करेंगे एक और बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। विषय ये है कि कोविड की दूसरी लहर ने हमारी सिट्टी पिट्टी जिस तरह गुम की थी, कोविड की तीसरी लहर की सिट्टी पिट्टी हम लोगों ने गुम कर दी। यूरोप में, खासतौर से ब्रिटेन में ये नारा चल रहा है कि जा जा भाग जा यहाँ से, कोई नहीं डरता तुझसे, डन विथ कोविड। ये नारा, ये स्लोगन वहाँ चल रहा है कि हो गया भैया, डन विथ कोविड, जा भागो यहाँ से। भारत में भी आप देख रहे हैं कि हम पीक से गुजर रहे हैं इस समय, देश के कई राज्य, लेकिन हम यहाँ बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं। बाज़ारों में पहले जितनी ही भीड़ है, शादियों में भैया, ताऊ, चाचा और वो खासतौर से हमारी नौजवान पीढ़ी वैसे ही कमर मटका मटका के डांस कर रही है जैसे वो पहले करती थी। किसी को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको बहुत हंसी मजाक में ले रहे हैं। कोविड के बाद भारत को क्या चेंजेस करने हैं, आर्थिक मोर्चे पर, तकनीक के मोर्चे पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, आज हमारा सब्जेक्ट एक बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। चलिए हम सीधे अपने युवा दोस्तों की तरफ चलते हैं। परिधि की तरफ मैं चलता हूँ। परिधि, जल्दी से अपने बारे में बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम परिधि सोनी है। मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ग्रेड 3 पे वर्क कर रही हूँ सर। नमस्ते सर, मेरा नाम पूर्वी सोनी है और मैं अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ एक्सेलेंस कॉलेज से। मेरा नाम दीक्षा मित्तल है और मैं अभी CIS एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। अभी मैंने लास्ट ईयर अपना एग्ज़ाम दिया है और मैं भोपाल से ही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित कुमार झा जी और मैं BSS कॉलेज से पास आउट हूँ और अभी मैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। इतना ही सीरियस रहते हैं सर आप? नहीं सर, कभी कभी थोड़ा मुस्कुराने का नहीं है क्या सर? नहीं सर, मैं मुस्कुराता हूँ। हाँ, मैंने हंसा दिया आपको, यही मेरी सफलता है। चलिए मैं चलता हूँ ओम दुबे जी की तरफ। नमस्कार सर, मेरा नाम ओम दुबे है। वर्तमान में मैं अपनी ग्रेजुएशन BSS कॉलेज से कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत BSS कॉलेज का डोमिनेशन है। सबसे पहले परिधि, मैं आप ही की तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए कि कोविड ठीक है, अब कोविड की तीसरी लहर भी लगभग हम कह सकते हैं कि फरवरी 15 तक हम मानेंगे कि एकदम से एक डिक्लाइन हमको देखने को मिलेगा। लेकिन भारत कैसे बदलना चाहिए? अभी हमारा बजट आया, बजट में हमने देखा कि उसमें ई-विद्या स्कीम भी है, यानी हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स को अब ई-एजुकेशन के एक बड़े मजबूत नेटवर्क में हमें लाना होगा। अभी तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, स्कूल्स की बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग्स हैं तो टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं तो बिल्डिंग्स नहीं है, और ये दोनों हैं तो विद्यार्थी नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप किस तरह देखती हैं कि एक होलिस्टिक नज़रिया हमारा क्या होना चाहिए? कोविड ने हमें बहुत सारी चीज़ों पर ये बताया ज़रूर है, जैसे हम कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना? तो हमें इसने बहुत कुछ बताया बेहतर करने। तो भारत अपने को कैसे बेहतर करे? सर बेसिकली हमको एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और एजुकेशन 2 वे होनी चाहिए, एज इन 2 वे डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी सरकार की तरफ से भी डेवलपमेंट होना चाहिए और जो बच्चे हैं उनको भी अपना दिमाग डेवलप करना चाहिए और इस चीज़ की आदत डाल देनी चाहिए कि हमको ई एजुकेशन की ओर बढ़ना है और हमको ई एजुकेशन में ही अपना फ्यूचर भी एज इन कर सकते हैं वो लोग, बच्चे हमारे। डेवलपमेंट 2 वे एज इन कि सर सरकार जो है ऐसी वेरियस स्कीम्स ला सकती है जिसके थ्रू टीचर्स जो हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सकती है। जो ये ई एजुकेशन है उसके थ्रू वो अपना जो कार्यक्रम है बच्चों के लिए वो कर सकते हैं सर। बिल्कुल, लेकिन इसमें जो समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो डिप्राइव्ड सेक्शन कहलाता है, वंचित वर्ग, कमज़ोर तबका कहलाता है, उस तक स्मार्टफोन की पहुंच भी एक बड़ा चैलेंज है। बच्चे उसको ऑपरेट तो कर लेते हैं, लेकिन उन बच्चों तक सब्सिडाइज्ड स्मार्टफोन्स पहुँचें, लैपटॉप्स पहुँचें और उनका जो ई-बोर्ड हो उनके पास, एक टेलीविज़न हो उनकी क्लासरूम में, जिसके ज़रिए अनइंटरप्टेड उनके लिए एजुकेशन हो सके, ये ज़रूरी है। जब भी कैलेमिटी की स्थितियाँ हों, बारिश है जैसे, आप नहीं जा सकते अपने स्कूल, तो आप तक पहुंचने की कोई व्यवस्था होनी ज़रूर चाहिए।
आप क्या जोड़ेंगे ओम जी इसमें? जैसे कि आपने बोला था कि रूरल एरियाज़ में आना चाहिए, तो सिर्फ सरकार नहीं, जैसे बहुत सी प्राइवेट कंपनीज रहती हैं उनको भी कदम उठाने चाहिए। जैसे सर जो टेक्नोलॉजी कंपनी रहती है, जैसे टेक कंपनीज हो गई, उनको भी जो जिन स्कूल के पास अवेलेबिलिटी नहीं है सिस्टम की, लैपटॉप्स की, कीबोर्ड्स की, तो वो अपनी तरफ से भी कुछ कदम उठा सकती हैं और बहुत से सरकारी स्कूलों के साथ वो मिलकर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब एक अपॉर्चुनिटी ये भी है, आप कह रहे हैं कि जो टेक कंपनीज हैं उनको बहुत सारे ऐप्स डिज़ाइन करने चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस अभी आए हैं कि सामानों तक हमारा एक्सेस नहीं पहुंचा, कई और प्रॉब्लम्स आई हमारे सामने कि मैं कोई चीज़ कैसे बुक करूं, कितनी आसानी से करूं। अगर मुझे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, मैं बॉम्बे के किसी डॉक्टर से बात करूं तो भोपाल में बैठ के कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये सारी चीज़ें टेक कंपनीज़ को इस पर बहुत, पब्लिक सर्विसेज पर बहुत फोकस करके इनोवेशंस करना चाहिए। ये सर पब्लिक प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट मिलकर के ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा एनवायरनमेंट बना सकती हैं जिसमें बहुत बार कह रहे थे कुछ बीमारी इसकी ऐसी बीमारी हो जाती है जो, और कि उन बीमारी की वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते उन बीमारियों के लिए। जैसे अपन भोपाल से लेके दिल्ली में इलाज करवाना है तो एक ऐसा सिस्टम बन सकता है कि बहुत ही मतलब कम वे में वो डॉक्टर दिल्ली में बैठ के भोपाल का पेशेंट का इलाज कर सकता है। बिल्कुल। चलिए मैं आता हूँ अंकित जी की तरफ। अंकित, मुझे ये बताइए, आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, भारत में क्या कुछ बदलना चाहिए? मैं कोविड रिलेटेड ही चेंजेस की नहीं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन पे काम होना चाहिए, हेल्थ पे होना चाहिए, ये कोई नया फैक्ट नहीं है, लेकिन और भारत कैसे बदलना चाहिए? सर सबसे मुख्य बात जहां मुझे लगता है कि भारत को ज़रूरत है, तो भारत के लोग मेहनती तो हैं बट भारत के लोगों में अनुशासन की कमी है। पर्सनल लेवल पर भी लोग अनुशासन को तोड़ते हैं। नब्ज पर हाथ रख दिए हैं आप। बिल्कुल कमाल सर। है सर, बहुत बढ़िया। और अनुशासित प्रदेश ही आगे बढ़ सकता है। हम अपने नेबर्स से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अनुशासित छोटी ढंग से। छोटी आंखों वालों की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। बिल्कुल इनसे सर। पंगा भी थोड़ा चलता है। जी सर, बिल्कुल चाइना की बिल्कुल, तरफ बिल्कुल इशारा है। बिल्कुल जी। इशारा है, वही इशारा है सर। और क्योंकि उनसे हम ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से एक डिसिप्लिन कंट्री डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकता है। वेरी ट्रू सर। और साथ ही साथ हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये उनके पास भी है, हमसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास भी आबादी की अच्छा एक बहुत बड़ा चंक है जिसको हमें संभालना है, जिसको हमें प्रोडक्टिव बनाना है। और जिसको आज के दिन में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं हमारी लायबिलिटी समझती हैं कि इस आबादी को, उसको हमको हमारा एसेट बनाना है बहुत अच्छी हर बात। सोर्स में। बहुत मज़ा आ गया सर। मैं आता हूँ आपकी तरफ। सबसे बड़ी चीज़ है सर कि देशभक्ति की बातें सोशल मीडिया पे करना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कितने डिसिप्लिन हैं ये सवाल पूछिए। आप भले ही अपना सीना फुला कर कहिए भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई शक नहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन, ठीक है, वहाँ पर कई चीज़ें जिनको आप कह सकते हैं कि क्या वो डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन अगर डेमोक्रेटिक नहीं भी हैं तब भी वहाँ जो एक डिसिप्लिन है वो हमारे पास क्यों नहीं है? क्यों हमारे पिकनिक स्पॉट्स गंदगी से भरे होते हैं? क्यों हमारे आसपास कोई शादी होती है तो उसके आसपास की सड़क तमाम गंदगियों से भर जाती है? क्या आपने कभी सोचा ये हमारे उसी एटीट्यूड का नज़रिया है जिसको हम कहते हैं कि एक आलसी एटीट्यूड भी है और ये एटीट्यूड बहुत आत्मकेंद्रित भी है? जी, आपकी तरफ आता हूँ पूर्वी। मेरा ये कहने का मतलब है कि अब जो हमारा नया एजुकेशन सिस्टम है उसको स्किल बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो ज़माना गया जब इंग्लिश बोलने वाले इंसान को बहुत महान समझा जाता था। आज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों में बराबरी का टक्कर है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और स्किल बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आज एक डिग्री किसी के पास अगर डिग्री है वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, अगर आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ इनोवेशन ला रहे हैं कंट्री में, तो उसकी वैल्यू रहती है। जैसे मार्क ज़करबर्ग है, वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन उनका एक जो इनोवेटिव आइडिया है आज उन्हें कितना ज़्यादा। और यहाँ मैं एक चैलेंज, आप सभी उससे भी वाकिफ़ होंगे कि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बन रही हैं क्योंकि वो उतनी कॉम्पिटिटिव हैं। आज आप चाइना या रूस की किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी से भारत की किसी यूनिवर्सिटी जितने खर्चे में MBBS कर सकते हैं, जिसमें इट इंक्लूड्स सारी चीज़ें,
हॉस्टल का खर्च भी चाइना का शामिल है, यूएसएसआर का शामिल है, रूस का। और ये वो तरीका है जो उन यूनिवर्सिटीज़ ने समझा है, क्योंकि भारत का मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर बहुत चिंतित है, और वो चाहता है कि पेट काट कर भी वो कहे कि हमारा बच्चा तो गया है ना चीन में, रूस से करके आया MBBS, है ना, फिरंगी के साथ गया है। भाई आप क्या जोड़ेंगी दीक्षा? सर जैसे कोविड के टाइम में हमने देखा सारे स्कूल्स घर पे शिफ्ट हो गए थे, होम स्कूलिंग का माहौल सेट हो गया था बच्चों के लिए। कई स्कूल्स और बहुत सारे कॉलेजेस ऑनलाइन टीचिंग कर रहे थे, लेकिन अब हमें एक लूपहोल मिला यहाँ पे कि जो टीचिंग का सिस्टम है वो इतना बोरिंग हो गया है कि अगर क्लास में तो बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो ऑनलाइन में वो कितना ही पढ़ लेगा घर पे। या तो टीचर बोल रहे हैं बच्चा म्यूट पे रख के मोबाइल में गेम खेल रहा है या सो रहा है। तो जो आपका टीचिंग का जो इन्वायरमेंट है उसको इंटरैक्टिव और इनोवेट करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे को भी पढ़ने का मन करे और टीचर्स भी बच्चों की जो कैपेबिलिटी है उस चीज़ का पूरा उपयोग कर पाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कुछ चैलेंजेस जो हमें लेने थे, मैं आपकी तरफ आता हूँ सुमित, मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने एक ही रेल यात्रा की 2 सालों में, लेकिन रेल की स्थिति देखकर रेल मंत्री जी क्षमा करेंगे कि मेरी रूह फना हो गई। आपने वो जो देते थे आप कंबल और एसी क्लास में, वो बंद कर ही दिया आपने कोविड की वजह से। यानी अब आप अपने सामान के साथ एक कंबल, अगर ठंड का मौसम है तो कंबल और चादर लेकर जाइए। लेकिन उसके बाद रेलवे के कर्मचारियों ने भी कोविड की वजह से, जो मुझे लगता है कि आप भी क्षमा करेंगे, जो सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए वो उतनी परफेक्ट नहीं दिखी। इसी तरह से हमें और चीज़ों में भी इसका इम्पैक्ट दिखा। तो ये चीज़ों, इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। मेन चीज़ ये है कि सर इस कोविड ने हमें हाइजीनेशन, मतलब पहले एक ज़माना था सर कि जब मतलब लोग हाइजीन को उतना फोकस नहीं देते थे, लेकिन आज इस कोविड ने हमें मतलब हाइजीन, मतलब कैसे हाइजीनेटेड रहना है, वो बहुत अच्छे से सिखा दिया है। और सर रही बात सर रेलवेज़ की सर, तो सर वहाँ पे सर मेरे हिसाब से सर एक प्रॉपर हाइजीनेशन होना चाहिए, टॉयलेट्स वेल क्लीन्ड होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एक प्रॉपर हाइजीनेशन नहीं रहेगा सर तो मतलब बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये स्थिति कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे सड़कों के आसपास जो तथाकथित रिसोर्ट टाइप चीज़ें खुल गई हैं या ढाबाज हैं, जो वहाँ भी आप, अगर आपके साथ कोई फीमेल मेंबर हैं तो आपकी रूह फना हो जाएगी। अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ कोई बड़ा होटल या रिसोर्ट नहीं है तो आपकी रूह फना हो जाएगी और आप एक नारकीय अनुभव से गुजरेंगे अगर टॉयलेट आपके परिवार की कोई फीमेल मेंबर ख़ास तौर पर जाती है। ये राइट टाइम है जब कोविड ने हमें अलार्म किया है कि ज़िंदगी भी छोटी है और अब दुनिया भी बदल गई है। अब शायद लड़ाई संगीनों से, बंदूकों से, मिसाइलों से नहीं होगी, एक ऐसे न दिखने वाले वायरस से भी लड़ाई हो सकती है। हम कोई अभियोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये आशंका बार बार जताई गई है कि क्या ये मनुष्य निर्मित वायरस है, किसी लैब से लीक हुआ है या लीक किया गया है, या फिर ये खुद ही इवॉल्व हुआ एक वायरस है। क्या कहेंगी दीक्षा आप इस पर? सर जैसे इन्हें बोला कि हाइजीन और सैनिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों तरफ से होनी चाहिए कि अगर सरकार सैनिटाइज रख रही है जगहों को, हाइजीन कर रही है, साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो उतना ही हक हमारा भी बनता है कि हम उस जगह को फिर से दोबारा गंदा ना करें। या अगर हम किसी टॉयलेट को यूज़ कर रहे हैं तो फ्लश करके आएँ, उसी को वापस से गंदा करके ना आए। नहीं तो यही बात हो जाएगी कि वो साफ़ करते जा रहे हैं, हम गंदा करते जा रहे हैं। आप लोग जिन इंस्टीट्यूशंस में हैं, आप जॉब में हैं, मैं किसी को असुविधाजनक स्थिति में नहीं डालूंगा, चुप्पी भी अच्छा विकल्प है, लेकिन क्या आपके टॉयलेट्स क्लीन होते हैं? अगर आप पढ़ते हैं, बहुत ईमानदारी से मुझे हाथ उठाकर बताइए कि बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं। है कोई हम में से ऐसा? सर सेटिस्फैक्शन लेवल पे, क्योंकि जो चीज़ देखी है रेलवेज के और बहुत सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में, तो बट कॉलेजेस की सर एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस, हमारे कॉलेज में मैंने ये खुद अनुभव किया है कि सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाता है, बट सुधार की ज़रूरत हर स्टेज पे पड़ती है। बट कई चीज़ों से अगर कंपेयर किया जाए तो अच्छा है। और ये हमने आम अनुभव भी किया है कि अगर कोई चीज़ प्राइवेटली मेंटेन्ड है। क्या आप इससे सहमति जताते हैं कि हमने जिस तरह स्वच्छता की शहरों की रैंकिंग की है,
जी सर। हर इंस्टीट्यूशन में टॉयलेट्स की स्वच्छता की रैंकिंग भी होनी चाहिए और एक बिल्कुल सर। इंडिपेंडेंट बॉडी जो है, वो ढाबा हो, वो कोई हाईवे पे किनारे कोई मोटेल हो, होटल हो, रिसॉर्ट हो, उसके टॉयलेट्स की रेगुलर निगरानी होनी चाहिए, कॉलेज हो, स्कूल हो। बिल्कुल आप सर। सहमत हैं इससे? जी सर। कमाल है। देखिए, एक तो ये बदलना चाहिए भारत में सर, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस सुझाव को हम आपके, हो सकता है हम आपके ट्विटर के लिए भी, हम अपने एक ट्वीट के जरिए भी हम आपके हैंडल पर आकर इसका सुझाव दें। जी हाँ, बिल्कुल। बोलिए सर, एज हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाले व्हेन यूजुअली फीडबैक फॉर्म देते हैं, तो इन यूजिंग द टॉयलेट्स एज वेल वी कैन हैव दैट सिचुएशन कि हमको भी उस चीज़ को यूज़ करने के लिए एक फीडबैक फॉर्म है, या जो भी उसमें अमेंडमेंट्स करने हैं तो हम कर सकते हैं कि अगर फ्लश नहीं चल रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो उस तरह से क्या है सर, वो रेगुलेट हो सकते हैं और प्रॉपरली कैन बिल्कुल बी आपने ठीक यूज्ड। है। और मैं ओम दुबे जी की उस सुझाव को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इनको माइक्रोफोन बढ़ाइए इनकी तरफ, कि टेक कंपनीज क्यों नहीं हर चीज़ का भारत में फीडबैक का एक कॉलम हम बनाते हैं। रैंकिंग हर चीज़ की क्यों नहीं होनी चाहिए कि मैं इस डिपार्टमेंटल स्टोर पे कपड़े खरीदने गया, इसकी रैंकिंग क्या है, वहाँ का सेल्समैन क्या रूड है, ठंडा, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो साहब, ऐसा तो नहीं चाहिए ना साहब। एक एनर्जी से भरा हुआ व्यक्ति, तो रैंकिंग हमारे देश में ये जो हमने स्वच्छता से सीखा है, आप क्या सर क्या मैं ऐड टेक करें? में एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि अभी कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट तो पॉइंट। सर इसमें लेके कुछ लोग तो मतलब सर लाजमी है कि डिप्रेस भी होंगे, लेकिन कुछ लोग ने ऐसे तरीके निकाले कि उन्होंने खुद को रोज़गार दिया है। और इसी के साथ मैं कुछ टाइम पहले इंटरनेट पे देखा कि एक आदमी ने प्लास्टिक की बोतल यूज़ करके रोड बनाई थी। उसने नॉर्मल डांबर और सीमेंट की रोड हटा के उसने प्लास्टिक बोतल से रोड बनाया है। तो अपन क्यों नहीं उसी प्लास्टिक की रोड को अपन बाकी अपने हाईवेज़ बनाने में डेवलप करें। इससे जो नॉन डिस्पोजेबल आइटम्स रहेंगे, प्लास्टिक आइटम्स, तो उनका भी कम हो जाएगा, थोड़ा वो भी कम जमा होंगे। ठीक बात है। और ये सारी चीज़ें फिर डिसिप्लिन की बात जो अंकित जी ने उठाई थी, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। आज हम ये देख रहे हैं, मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था कि दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने ये समझ लिया है कि वो बॉलीवुड पर, यानी मुंबई फिल्म उद्योग पर राज करने की स्थिति में आ गई है। एक उसका कारण आप सब जानते हैं, सिर्फ डिसिप्लिन। फ्लावर नहीं, फायर है पुष्पा। क्यों? क्योंकि वहाँ सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। एक स्पॉट बॉय का खाना भी वही होता है जो अल्लू अर्जुन का होता है। हमारे यहाँ जैसे नहीं कि फीता बांधने का स्पॉट बॉय आने का, एक छतरी लेके खड़ा है, एक फीता बांध रहा है। ये चीज़ें वो लेथार्जी हैं जिसको, तो ये भारत को ये समझना पड़ेगा कि अगर दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री इस तरह आगे बढ़ रही है तो उसका कारण अनुशासन है। जी सर, इस पे एक पॉइंट और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। एक कबीर जी का एक दोहा है कि निंदक नियरे राखी। तो निंदक नियरे राखी का सर अर्थ ये बनता है कि जो भारतीय आपकी रखते हैं निंदा निंदकों को पास। कोशिश रहती है कि और पास लाने की ज़रूरत नहीं, वो मिल जाते हैं। हर स्टेज पे आदमी को निंदक मिल जाते हैं। तो अगर हम अपने अंदर या अपने पूरे देश के अंदर ये भावना है, आज कोई भी आवाज़ अगर देश की एक बहुत बड़े मेजॉरिटी को दबाने की कोशिश करती है तो उसको दबा दिया जाता है, उसको ऊपर आने नहीं दिया जाता है। अगर कोई देश के बारे में कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करता है तो उसको भी नीचे लाने की कोशिश की जाती है। तो ये सर, ये हमें और पीछे ले जाएगा, क्योंकि अगर हमें हमारे समाज के लूप होल्स ही नहीं पता चलेंगे तो हम काम किस पे करेंगे। तो सर इसी पॉलिसी पे निंदक को नियरे और अगर आप मुझसे पूछिए कि और क्या बदलना चाहिए कोविड के बाद, तो मैं कहूँगा कि कोविड का असर आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, मेरी जेब पर है, जॉब पर है, उद्योगपतियों पर है। ये चुनाव पर क्यों नहीं पड़ता इसका असर? मेरा ये कहना है कि हर चीज़ को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जैसे पिछले हमारे सेकेंड वेव में हर चीज़ को बंद कर दिया गया था, तो ऐसे ही अगर चुनाव को बंद करते तो हमारा शायद सेकेंड वेव थोड़ा कंट्रोल रहता। अच्छा, आप लोग मुझे ऑनेस्टली बताइए कि कोविड के बाद आपने भारत में कुछ बदलते हुए देखा है? कोई हॉस्पिटल गया हो, सरकारी हॉस्पिटल, उसका अनुभव हो कि पहले की तुलना में काफ़ी बदला है? सर बदला तो बहुत कुछ है। जैसे बहुत सारी कोविड के पहले बहुत सारी चीज़ें फ़िज़िकल मोड में होती थी। जैसे आपको कहीं पेमेंट करना है, आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप नहीं कर सकते पेमेंट, या आपको जाके लाना पड़ेगा। अब चीज़ें डिजिटाइजेशन हो चुकी है, बहुत सारी जगह पे यूपीआईज़ की सुविधा हो चुकी है,
काफ़ी सारे लोग कोविड के दौरान कैश में डील करना से हिचक रहे थे, बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर आपको रहे लगता है कि हमने सबक सीखे हैं कोविड से? बिल्कुल सर, बहुत सारे सबक सीखे हैं और उन सबकों से बहुत सारे हमें लूप होल्स भी हमें पता चले कि हमें किस पे काम करना है, कौन सी हमारे क्षेत्र है जो हम सोचते थे कि हम इसमें बहुत एकदम तुर्रम खां हैं, लेकिन हमें उनमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ की तरफ ना पहले हमारा ध्यान था, ना एक महामारी से गुजरने के बाद अभी भी हमारा ध्यान है। मैंने देखा है कि ऑफिसेज में झगड़े बढ़ गए हैं, चीखने चिल्लाने की घटनाएं बढ़ गई हैं, बच्चे नाराज़ हो रहे हैं, वो अपने मोबाइल पटक कर तोड़ रहे हैं। मनोचिकित्सक के पास जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, लेकिन मनोचिकित्सक बहुत कम है। भारत में आबादी के हिसाब से जो मनोचिकित्सकों की संख्या है वो बहुत ही कम है। आंकड़े मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर पाऊंगा। क्या आपको लगता है कि ये एक सबक ये भी है इस उभरते हुए भारत का, एमर्जिंग इंडिया का, कि हमें मेंटल हेल्थ पर बहुत फोकस करना चाहिए? यस सर, डेफिनेटली आई थिंक कि हमें मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और उनको बेसिकली हमको अपब्रिंगिंग में ही लाना चाहिए कि वो बच्चों को सहनशीलता आए। शुरू से ही क्या, बच्चा गिर गया तो तुरंत पेरेंट्स पैम्पर करते हैं और उठा देते हैं। उसको सहनशीलता हमें बताना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग फिजिकली भी नहीं, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि जैसे भी चैलेंजेस आए आपके साथ, यू हैव टू फेस इट विद अ गुड स्माइल। बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहेंगे? यस सर, मैं भी यही ऐड करना चाहता हूँ कि बच्चों को बचपन से ये नहीं सिखाते कि फेलियर से कैसे डील करें, तो उनको फेलियर से डील करना भी सिखाना चाहिए। आपका क्या मंत्र है फेलियर से डील करने का? सर जैसे कभी बहुत बार ऐसा रहता ईमानदारी है, से बताइएगा Yes, sir. दुबे जी। स्पोर्ट्स खेलते हैं सर, जैसे कभी फुटबॉल खेला तो जैसे शॉट लेने का ट्राई करें, नहीं जाता, एक बार दो फ्रस्ट्रेशन होती है सर। लेकिन आप खेलते हैं फुटबॉल? यस सर, वेरी गुड। तो फ्रस्ट्रेशन होती है, शॉट नहीं जा रहा, गोल नहीं हो रहा, लेकिन उसको ओवरकम करना पड़ता है, क्योंकि गोल करेंगे तभी टीम आगे बढ़ेगी, स्कोर करना रहता है। तो वो सारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की क्वालिटी डेवलप हो जाती है जी जी। कि फेलियर से कैसे डील आप क्या करें। जोड़ेंगे इसमें? सर हमारा जो भारत देश है और हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ पे सर मनोवैज्ञानिक की तवज्जो जो है वो भारत से कई गुना ज़्यादा है। और ना सिर्फ खेल में, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो ना सिर्फ खेल में बल्कि हर जगह पे मनोवैज्ञानिक चीज़ को मतलब तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि आज के वक्त ऐसा हो गया है कि लोग मतलब लोगों को, ख़ासतौर से बच्चों को ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से कई बार वो ऐसी हरकतें कर देते हैं जो मतलब किसी लायक नहीं होती हैं। और शायद हमारी सरकार ने भी ये मतलब किरण नाम का एक ऐप है जिसके थ्रू मतलब उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो, जैसे आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हों या फिर आप मतलब कहीं भी मतलब आपका फेलियर हुआ हो, तो कई बार लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं यार अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, इट्स ऑल ओवर। तो उस चीज़ को डील मतलब मेरे हिसाब से सर पेरेंट्स, कॉलीग्स, फ्रेंड्स को मतलब मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। आप मैं अगले बार try कर कंक्लूजन की तरफ बढ़ूंगा, आपकी तरफ आऊंगा। मैम मुझे ये बताइए कि कोविन ऐप हमने बनाया है, करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, उसके और कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल की भी माननीय प्रधानमंत्री कुछ सोच ही रहे होंगे और सोचना चाहिए। ये सिर्फ कोविड का ऐप बनकर न रह जाए, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनका डाटा आपके पास है, तो ये मेंटल हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी हमें ऑनलाइन जिस चीज़ को हमने इस कोविड में बहुत अच्छे से समझा है, ये भारत में ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए, जैसे हम सुनते हैं दुबई में आपने गाड़ी पार्क की, आपके पास अपने आप चालान आपके घर पहुंच जाता है। यूरोप के देशों में कोई निगरानी जो भी है वो ई निगरानी है, जिसको आप बिग बॉस की आंख बोलते हैं। सर्वेलेंस इतना तगड़ा है इलेक्ट्रॉनिक कि कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसकी तरफ भारत को बढ़ने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल सर, और क्योंकि हम एक कदम आगे जा चुके हैं तो हमें अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या अब हम एक कदम अब ऑनलाइन से क्या नॉर्मल मोड में या फिर इसमें आ सकते हैं। जो भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है, जो भी इनोवेशन हम इस फील्ड में कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। चाहे वो हेल्थ केयर से लेके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एजुकेशन से लेके। ऑनलाइन एजुकेशन आगे जाकर जब व्यवस्थाएँ अच्छी होंगी तो हर किसी को एक्सेसिबल बन सकता है। हेल्थ के लिए कोविन ऐप से लिए गए डेटा से हेल्थ कार्ड बन सकते हैं, हेल्थ मिशन में सपोर्ट मिल सकता है, और जो फ़ायदा, जो इंसेंटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, वो डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, जिनको एक रेड टेपिज्म की वजह से, एक सरकारी
चरमराया हुआ सरकारी तंत्र की वजह से जो लेट पहुंचता था, अब वो तेज़ हो सकता है। सरकार के लाखों रुपए बचेंगे, इंसान का वक्त बचेगा, और वक्त ही इंसान का सबसे बड़ा एसेट। बहुत अच्छी बात आपने कही, और यही मैसेज है सबसे इम्पॉर्टेंट कि कोई भी व्यक्ति, ख़ासतौर से युवा, अगर वो परेशान होता है तो उसकी सिर्फ एक ही गुजारिश होती है, जो उसके मन में होती है बात, कि आप मुझे सुन भर लीजिए, मेरी तकलीफ़ को सुन लीजिए। सिर्फ आप उसको दूर करना नहीं करना वो एक अलग विषय है। ये बिल्कुल राइट टाइम है कि इस चुनौती से जूझने के बाद एक नए भारत की तरफ हमें बढ़ना है। डन विद कोविड और डन विद लेथार्जी, डन विद ऑल काइंड ऑफ जो आप कहते हैं कि लेकुनाज हैं, उन सब से पिंड छुड़ाइए और नए भारत की तरफ बढ़िए। एक ऐसे भारत की तरफ जहां हम कह सकें कि इक्वालिटी पूरी तरह से है। एक प्लान बनाकर, जिस तरह से हमने अभी अपना बजट प्रस्तुत किया है 25 सालों का, उसी तरह से हमें एक प्लान भी बनाना चाहिए जो भले ही 5-5 साल के लिए हो, लेकिन बहुत मजबूती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अगले एपिसोड में एक और सब्जेक्ट लेकर आपसे फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।